नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 78 साल से 78 ईयर से इस देश को गंगो जमन तहजीब नाम का एक धीमा जहर दिया जा रहा था और ये जहर लोग आसानी से और बड़ी खुशी खुशी जो है इसको पी रहे थे। इस जहर से जिसको सबसे ज़्यादा इसका विरोध करना चाहिए था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे संगठन, वो भी इस जहर के प्रभाव से बच नहीं पाए। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का जो पूरा इकोसिस्टम है इस धीमे जहर का होलसेलर बन गया, थोक विक्रेता बन गया और धड़ल्ले खुलेआम बिक रहा था। उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं था। लेकिन इन लोगों को ये बात भूल जाती है, ये बात याद नहीं रहती है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि गंगा और यमुना जहाँ मिलती हैं यानी प्रयागराज संगम में, वहाँ से फिर यमुना विलुप्त हो जाती है, उसका विलय हो जाता है गंगा में। उसके आगे गंगा ही चलती है, यमुना नहीं रहती उसके बाद। ये ईश्वरीय विधान है या कहिए प्रकृति का विधान है। तो ईश्वर और प्रकृति दोनों के खिलाफ जा रहे थे लोग। इन लोगों की कोशिश क्या थी कि गंगो जमन तहजीब के नाम पर गंगा को विलुप्त कर दें। यानी आप बात समझ गए होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं को खत्म करने, हिंदुओं की संख्या कम करने या हिंदू संस्कृति को खत्म करने। इस्लाम के मानने वालों का सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ी उनकी जो चाहत है वो ये है कि भारत का इस्लामीकरण हो। और ये गंगो जमन तहजीब उसी की ओर, लेकिन बहुत धीमी गति से ले जा रही थी। आप देखिए, पिछले 78 सालों में 1947 के बाद से और ख़ास तौर से 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर 2014 तक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए समझौते हुए सत्ता में आए जनादेश को धता बताकर, जनादेश के विरोध में। क्यों? क्योंकि देश में धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। किससे बचाना है? अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता खत्म होने का मतलब है गंगो जमन तहजीब खत्म हो जाएगी। हालांकि उनको शायद इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि भाजपा में ही ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी थी जो इस गंगो जमन के जहर को पीने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, जिनको इसमें कोई बुराई नज़र आती थी। एक तरफ कांग्रेस और रीजनल पार्टीज़ का इकोसिस्टम ये काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा स्थायी रूप से लगा दिया। और धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि भाजपा के लोग भी मानने लगे कि वो सांप्रदायिक है, वो डिफेंसिव हो गए। बजाय खुलकर जवाब देने के, इसका खंडन करने के, इसके विरोध में खड़े होने के, उन्होंने मान लिया कि वो सांप्रदायिक है और सफाई देने लगे कि वो सांप्रदायिक कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। और इस कोशिश में उन्होंने उसी जहर की जो है अपनी दुकान खोल ली, मुस्लिम तुष्टीकरण, कि मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो सांप्रदायिकता का ठप्पा हट जाएगा। तो मुस्लिम वोट दे न दे, मुसलमानों को मंत्री बनाएंगे, उनको राज्यसभा भेजेंगे, विधान परिषद भेजेंगे, उनको अलग अलग समय पर जहां भी सत्ता में होंगे पद देंगे और उनसे दोस्ती भाईचारे की बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, किसी से दोस्ती भाईचारे की बात करना गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समझ ना हो कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, जिसे आप दोस्त समझकर गले लगा रहे हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये अगले क्षण आपके पेट में छुरा घोंपने वाला है, तो आप नादान हैं या वो? गलती किसकी है? तो जब मैं ये दुश्मन की बात करता हूँ, संघर्ष की, लड़ाई की बात करता हूँ, तो बार बार इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि मैं वैचारिक या विचारधारा के आधार पर दुश्मनी और विरोध की बात करता हूँ। मैं शारीरिक रूप से किसी को क्षति पहुंचाने या किसी मारपीट या किसी हिंसा की वकालत नहीं करता। लेकिन अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन आएगा कि आपके खिलाफ हिंसा होगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भविष्यवाणी है या किसी की खामख्याली है। अतीत में ऐसा हो चुका है और एक बार नहीं, बार बार हो चुका है।
और इस गंगो जमन तहजीब के जो जब सबसे बड़े पुरोधा इस देश में जीवित थे, चाहे गांधी जी की बात कीजिए, जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए या दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कीजिए, उस समय 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, ये इन लोगों के मौजूद रहते, इन लोगों के बावजूद हुआ। अगर इन लोगों की वजह से नहीं हुआ, एक बार मान लें, मेरा मानना है कि इन लोगों की वजह से हुआ। और उसके बाद लंबा सिलसिला है देश में सांप्रदायिक दंगों का। हर दंगा मुस्लिम समाज की ओर से शुरू किया गया और वो सिलसिला अब भी जारी है। सबसे बड़ा, सबसे ताज़ा दंगा दिल्ली का हिंदू विरोधी दंगा हुआ और दंगे के आरोपियों के समर्थन में कौन खड़ा है, आपके सामने है। लेकिन दंगे के आरोपियों के विरोध में जिस तरह से भाजपा को खड़ा होना चाहिए था, जिस तरह से नजर आना चाहिए था, भाजपा नजर नहीं आती है। जो कुछ हो रहा है उनके खिलाफ वो अदालत कर रही है, पार्टी ने या सरकार ने नहीं किया है। फिर आया 2014 में इस अंधेरे से थोड़ी रोशनी में आया देश। 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया। अचानक बहुत से लोगों को अपने को ही पहचानना मुश्किल हो गया कि हम ही हैं। उनके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी उनको लगा कि हम ही बोल रहे हैं। तो ये हमारी आवाज़ अब तक कहाँ थी? ये जो विचार मन में आ रहे हैं, ये जो बातें आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो जिस तरह से इन तथ्यों को पेश किया जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? उनको समझ में नहीं आता। फिर आया 2017। उत्तर प्रदेश में एक नया सूर्योदय हुआ। पहली बार देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर ये कहने का साहस दिखाया कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। आप मुझे बताइए कि 1947 से 2017 तक भारत के किस मुख्यमंत्री ने, चाहे किसी पार्टी का रहा हो, विधानसभा में खड़े होकर या विधानसभा से बाहर भी चलिए ये बात कही हो? तो इस नए सूर्योदय से हुआ क्या? अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट अतीक अहमद, आतंकवादियों का साथी अतीक अहमद, जिसको पाल पोस कौन रहा था? समाजवादी पार्टी की सरकारें, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारें। अब तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। मुख्तार अंसारी, जिसने सेना की चोरी की हुई LMG लाइट मशीन गन खरीदी, एक साहसी पुलिस अधिकारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। और हुआ क्या उसके बाद? उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो मुख्तार अंसारी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, कोई एक्शन नहीं हुआ, कायदे से उसको जेल जाना चाहिए था उसी समय। बिगड़ा किसका? उस साहसी पुलिस अधिकारी का। उसकी गलती क्या थी कि उसने देश की सुरक्षा के लिए काम किया, कानून के मुताबिक काम किया, संविधान की रक्षा के लिए काम किया, और उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया गया। उसका पूरा पारिवारिक जीवन, उसके परिवार को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सब इसी भारत में हुआ, स्वतंत्र भारत में, संविधान के संरक्षण में हुआ। संविधान और जनतंत्र बचाने का नारा देने वालों ने किया। तो अब उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने नहीं चलते, गाय और बछड़े और बैल नहीं काटे जाते। पूरा जो ये इकोसिस्टम था वो ध्वस्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, लड़कियां और पुरुष, युवक सब निश्चिंत होकर घर से बाहर निकलते हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके घर वालों को ये चिंता नहीं होती कि वो शाम को लौटकर आएंगे कि नहीं, आएंगे तो जिंदा लौटकर आएंगे कि नहीं, जो कि 2017 से पहले स्थिति थी। और जो कुछ हुआ, विकास का काम क्या क्या हुआ, इसके बारे में सरकार बताती रहती है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात याद रखने की है, 2017 से पहले इंसान क्या, आपके घर के जानवर भी सुरक्षित नहीं थे, आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सुरक्षा कहाँ मिल सकती थी? माफिया की शरण में चले जाएं। और माफिया का संरक्षण कौन करता था? सरकार। माफिया की अपनी समानांतर सरकार चलती थी। चुनी हुई सरकार माफिया के मुताबिक काम करती थी, माफिया के आदेश पर काम करती थी।
सरकार में बैठे लोगों की हिम्मत नहीं थी कि माफिया को कोई आदेश दे सके, उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो गंगा जमुन तहजीब का इकोसिस्टम था, जो नैरेटिव था, उसको बचाने की, उसको संरक्षित करने की पूरी कोशिश हुई और सफलता से हुई, लगातार बनी हुई थी। इतना सब होने के बावजूद वो टूट नहीं रहा था। तोड़ा किसने? एक फिल्म ने। धुरंधर आई तो उसको घायल किया, धुरंधर 2 आई, उसको ध्वस्त कर दिया है। जैसे किसी इमारत को, अवैध इमारत को गिराने के लिए हथौड़ी छेनी से काम नहीं चलता, उससे नहीं गिरती इमारत, उसमें डायनामाइट लगाना पड़ता है, डायनामाइट से उड़ाना पड़ता है। धुरंधर 2 ने वही काम किया है। इस गंगो जमुन तहजीब के इकोसिस्टम को डायनामाइट लगाकर धुरंधर 2 का डायनामाइट लग गया है और उसने उड़ा दिया है पूरी तरह से। अब सारे उसके संरक्षक रो रहे हैं, जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। अतीक अहमद जो आईएसआई का एजेंट था, जो माफिया था, गुंडा था, उसकी मौत पर आंसू बहाए जा रहे हैं। और एक नेताजी ने तो यहां तक कह दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं अपने समय का, अतीक अहमद के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अतीक अहमद के मारे जाने पर खुशी बनाने की बात तो दूर, ये अतीक अहमद के मारे जाने से इतने दुखी हैं जितना शायद अपने परिवार के किसी व्यक्ति के निधन से भी नहीं होंगे। तो माफिया की रीढ़ टूटने का जितना दर्द एक खास राजनीतिक तबके में है, एक खास बौद्धिक वर्ग में है, एक खास सामाजिक वर्ग में है, उतना माफिया से सीधे जुड़े लोगों को भी शायद नहीं होगा। तो एक फिल्म क्या कर सकती है, और फिल्म ऐसी हो जो सच्चाई पर आधारित हो, जिसमें सच कहने की हिम्मत हो, सच को सच के रूप में दिखाने का साहस हो। वो 78 साल से बने हुए इकोसिस्टम को ध्वस्त कर सकती है, और ये किया है धुरंधर 2 ने। धुरंधर 2 ने वो गंगा जमुन तहजीब के जितने पैरोकार थे, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसका दी है। गंगो जमुन तहजीब के नाम का ये जो धीमा जहर 78 साल से पिलाया जा रहा था, उसके काट की दवा आ गई है, और उसके काट की दवा है धुरंधर 2। उसमें जो बताया गया है उसमें से ज़्यादातर बातें ऐसी होंगी जो हम आप पहले से जानते होंगे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, किसी की कहने की हिम्मत नहीं होती थी। झूठ बोलने में साहस की ज़रूरत नहीं होती है, झूठ बोलने के लिए बेशर्मी की ज़रूरत होती है, सच बोलने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। और इस फिल्म ने सच बोलने का साहस दिखाया है। उस सच की रोशनी में बहुत से लोगों में जान आ गई है। अचानक उनको यह महसूस हो रहा है कि वो भी जीवित हैं। जो निस्तेज और निर्जीव पड़े हुए थे, अचानक उठकर खड़े हो गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि वो चुप रहकर, उनकी चुप्पी कितना नुकसान पहुंचा रही थी। तो चीखने से जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप किसी का, सच के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ चुप रहकर आप वो जो झूठ बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात कह रही है धुरंधर फिल्म। तो इसको एक फिल्म के रूप में मत देखिए, इसको एक नैरेटिव के रूप में देखिए, एक विमर्श के रूप में देखिए, एक सांस्कृतिक जागरण के रूप में देखिए, एक राष्ट्रीय भावना के जागरण के रूप में देखिए। ये बता रही कि इस देश में राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता कैसे दुश्मनों के एजेंट्स की मदद पहुंचाते थे, उनको संरक्षण देते थे, और कोई शर्म नहीं थी, और आज भी नहीं है। लेकिन कम से कम परिवर्तन ये आया है कि आज ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जो अंधेरे में छिपे हुए थे उन पर जो है सर्च लाइट डाली है इस फिल्म ने, उनका असली रूप जनता के सामने आ गया है, और उनका असली रूप जनता के सामने आ गया है। इसके बाद उनका क्या करना है ये फैसला मतदाता का है, और मतदान का अवसर आने पर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस धीमे जहर से अगर मुक्ति पानी है तो उसका अवसर आ रहा है, और अभी अगले 2-3 साल तक आता रहेगा। आपको तय करना है कि आप इस धीमे जहर से
अपने देश को, अपने समाज को मुक्त कराना चाहते हैं या नहीं, फैसला आपका ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।